नमस्ते। तिब्बत की सीरीज में जो हम लोगों ने पिछले दिसंबर माह में शुरू की कि हर महीने के पहले रविवार को हम तिब्बत के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। तिब्बत जो हमारा पड़ोसी देश है, और अगर आज तिब्बत आजाद देश होता तो हमारा जो चीन से विवाद है वो शायद इतना ना रहता। आज मेरे साथ डॉक्टर आनंद कुमार है। डॉक्टर आनंद कुमार को आप मेरे बहुत से कार्यक्रमों में देखते होंगे, लेकिन उनका एक महत्वपूर्ण रोल है भारत तिब्बत मैत्री संघ में, और ये पिछले 30-35 वर्षों से ज्यादा समय से इस काम के लिए लगे हैं। और ये वो ऐसा है जो अनसंग काम है, जिसकी बहुत चर्चा नहीं होती है, जो लोग नहीं करते हैं। लेकिन तिब्बत शरणार्थियों की अपनी एक समस्याएं हैं, तिब्बत के लोगों की यहाँ अपनी एक दिक्कत है। और इस बैकग्राउंड के साथ आज की तारीख में डॉक्टर आनंद कुमार इस समय भारत तिब्बत जो मैत्री संघ है उसके अध्यक्ष हैं, और ये चर्चा मैं उन्हीं से कर रहा हूं। प्रोफेसर आनंद, आपका स्वागत है इसमें। जरा थोड़ा ये भारत तिब्बत मैत्री संघ का रूपरेखा क्या है, और ये करता क्या है, और किस लिए इसकी स्थापना हुई थी, थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दें। भारत तिब्बत मैत्री संघ की पृष्ठभूमि में 1959-60 में जब तिब्बत पर चीन ने सैनिक कब्जा किया और दलाई लामा जी अपने हजारों अनुयायियों के साथ भारत में शरण के लिए आए, तो सबसे पहले लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने 1959 में दिल्ली और कलकत्ता में अफ्रीकी और एशियाई देशों का सम्मेलन करके तिब्बत की मुक्ति के लिए एक विश्व जनमत बनाने की शुरुआत की और भारत में भी समर्थन का एक माहौल बनाया। इसके बाद 1960 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने देश के अलग अलग हिस्सों में लखनऊ से लेकर के बंबई तक हिमालय बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया। उन्होंने तिब्बत की रक्षा और हिमालय की सुरक्षा को एक दूसरे का पर्यायवाची सिद्ध किया और देश को तिब्बत की रक्षा के लिए और हिमालय की सुरक्षा के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। 1962 में आप जानते हैं कि सही निकली। बहुत दुखद हुआ कि चीन ने भारत पर हमला किया और उसके बाद से भारत दुनिया की निगाह में चीन के मुकाबले में दोयम दर्जे का देश साबित हो गया। उसके बाद कई बरस तक भारत चीन के संदर्भ में संवाद का कोई अभ्यास नहीं था, लेकिन दलाई लामा के भारत में उपस्थित रहने के कारण लगातार तिब्बत के बारे में एक चेतना बनती चली गई। धीरे धीरे सारा हिमालय क्षेत्र दलाई लामा के बारे में एकमत बन गया कि तिब्बत पर हमला करके चीन ने भारत को चुनौती दी है और बौद्ध धर्म की जो सांस्कृतिक अस्मिता है उसको नष्ट करने का प्रयास साम्यवाद और रूसी और चीनी क्रांति की आड़ में किया जा रहा है। हम लोगों ने परिवर्तन की राजनीति के समर्थक होने के साथ ही समता और बंधुत्व का आह्वान करते हुए पूरी दुनिया के सभी छोटे बड़े राष्ट्रों की आज़ादी की मांग के समर्थन में एक माहौल बनाया और भारत तिब्बत मैत्री संघ की 1990 के दशक में तब स्थापना हुई जब चीन के राष्ट्रपति भारत आए। तिब्बती लोगों ने प्रदर्शन किया और तिब्बती लोगों को, खासतौर पर तिब्बती छात्र छात्राओं को पुलिस ने बहुत निर्ममता से बर्ताव किया, उनको जेल में बंद किया और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इनको तत्काल छोड़ो, ये तुमने गलत किया है। और जब उनकी आधी रात को रिहाई हुई तो पूरे देश में एक आक्रोश का माहौल बना और भारत के तमाम दलों के लोगों को जोड़कर और सम्मेलन किया। उसी सम्मेलन से भारत तिब्बत मैत्री संघ की स्थापना हुई। तब शुरुआती समय से आखिरी दिनों तक श्री रवि राय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और उनके साथ देश के तमाम विशिष्ट व्यक्तित्व, डॉक्टर दाऊजी गुप्ता, सत्यप्रकाश मालवीय, निर्मला देश पांडे जैसे लोगों ने इसके नेतृत्व में योगदान किया और तिब्बती संत प्रोफेसर सामदांग रिम्पोचे और श्री निजलिंगप्पा हमारे संरक्षक थे। अभी जैसा आपने जिक्र किया, राजगीर में 9वां राष्ट्रीय सम्मेलन करके रवि राय जी के देहावसान के कारण हुई रिक्ति को पूरा करने के लिए हमारे साथियों ने मुझे इसका महामंत्री से राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद की तरफ आने के लिए प्रोत्साहन दिया और अब हम कोशिश, हमारी अभी कोई 170 जिलों में उपस्थिति है, हम इसको कम से कम आधे भारत में करना चाहते हैं और तब भारत के हर जिले की तरफ से एक प्रतिनिधि बुला करके जंतर मंतर पर इस सरकार को और इस देश को सक्रिय करने के लिए, सजग करने के लिए एक आह्वान का अभियान चलाना चाहते हैं। मैं तो साहब एक चीज और समझना चाहूंगा, क्योंकि
तिब्बत का अभी भी हमारी वो आईटीबीपी है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, तो क्या कहीं पे वैचारिक रूप में आज भी जो जो भी सरकार है, वो सरकारें चाहे कांग्रेस की रही हो और चाहे विपक्ष, मतलब विपक्ष जब मैं बोलता हूं तो जनता पार्टी, जनता दल और इन सब का नाम है, रही हो या भाजपा की रही हो, हम उसको स्पिरिट में भी क्या मानते हैं इंडो तिब्बतन बॉर्डर, या अब हम मान लिए हैं कि नहीं वो चीनी सीमा है? देखिए, जहां तक भारत की जनता का सवाल है, भारत की जनता ने तिब्बत को हमेशा एक एक भरोसेदायक प्रतिनिधि, पड़ोसी माना। तिब्बत ने भारत को अपना गुरु देश कहा और अपने को शिष्य कहा, लद्दाख से लेकर के केरल तक। भारत की सरकार का जहां तक सवाल है, भारत की सरकार ने 1959 और 62 के बीच में जो चीन ने पहले तिब्बत पर कब्जा किया, फिर भारत की लगभग 60,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया। उसके बाद से हम चीन को तिब्बत पर कब्जा करने वाला देश मानते हैं और भारत और तिब्बत की सीमा पर चीन की उपस्थिति को हम एक अनधिकृत प्रयास मानते हैं। इसमें श्री जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी से लेकर के श्री राजीव गांधी, नरसिम्हा राव सिंह और अभी नरेंद्र मोदी, हर सरकार में थोड़ा बहुत मात्रा भेद हुआ है, लेकिन जहां तक तिब्बत पर चीन के कब्जे का सवाल है, भारत की सरकार भी तिब्बत को एक पराजित राष्ट्र मानती है और एक ऑक्युपाइड एरिया मानती है, लेकिन शब्दावली में चीन के दबाव में हमने हेरफेर किया है और श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में एक समझौता करके चीन ने सिक्किम को भारत का हिस्सा माना और भारत ने तिब्बत को, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन को, जो पुरानी तिब्बत से कटा फटा एक छोटा इलाका है, उसको पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा मान लिया। ये एक बड़ी कूटनीतिक भूल हुई है, लेकिन उस भूल के बावजूद, जैसा आपने जिक्र किया, हम अपनी सरहद पर जो सेना, जो फौज लगाए हुए हैं, उसको इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस कहते हैं और हम चीन के हर हरकत के बारे में अपनी तरफ से मौन की नीति अपनाए हुए हैं, लेकिन दुनिया में इस मौन का कोई अर्थ नहीं है। दुनिया के लगभग 90 देशों में तिब्बत के समर्थक समूहों का संगठन है और उसका लगातार विस्तार हो रहा है। मैं प्रोफेसर आनंद दो चीजें जरा समझना चाहूंगा। एक तो तिब्बत और दलाई लामा साहब जो हैं, ये पूरी तरह से गांधी के उस पे चलते हैं, अहिंसक हैं, सत्य की बात करते हैं, कोई हिंसात्मक आंदोलन की इन लोगों का कहीं पे भी वो नहीं है। लेकिन जैसे चीन या पाकिस्तान इस तरह के रेबल ग्रुप्स को जो हिंदुस्तान के अगेंस्ट में खूब प्रश्रय देता है, खूब, हम इन लोगों को बहुत ऑफिशियली क्यों नहीं वो स्थान देते हैं? दलाई लामा को, जिनको नोबेल पीस प्राइज है, दुनिया में रिकॉग्नाइज है, उनको हम वो स्थान क्यों नहीं देते हैं जो स्थान उनको सही में मिलना चाहिए एक आजाद देश में जो ह्यूमन रिलेशंस और इन सब की बात करता हो? देखिए, हमने तिब्बत के बारे में ऐतिहासिक भूल की। दलाई लामा जी 1956 में भगवान बुद्ध की 2500वीं जयंती के अवसर पर आए थे और उस समय उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री श्री नेहरू समेत कई लोगों से ये जिक्र किया कि चीन हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। 1949 में हमारी स्वायत्तता को लेकर जो उसने समझौता किया था, उसका लगातार उल्लंघन कर रहा है। हम वापस नहीं जाना चाहते, हमको आप शरण दीजिए। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि आप वापस नहीं जाएंगे तो परिस्थितियां और बिगड़ जाएंगी। हमारी आशा ये है कि चीन का सद्व्यवहार वापस आएगा और चीन के नेताओं का जो मौजूदा आक्रामक विस्तारवादी रुख है उसमें परिवर्तन होगा। लेकिन जवाहरलाल जी का यह अनुमान गलत साबित हुआ। तिब्बत तो तिब्बत, उसने भारत की ही जमीन पर कब्जा कर लिया और आज भी भारत के अरुणाचल प्रदेश को चीन पुरानी एक तरह से एक कहानी के रूप में अपना हिस्सा मानता है, भारत का हिस्सा नहीं मानता। इसलिए भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दलाई लामा के भी अरुणाचल जाने पर वो विरोध करता है। अरुणाचल के नागरिकों को चीन का नागरिक मानता है। हम जानते हैं कि चीन ने हमारी सरहद को लेकर के अभी तक अपने दस्तावेजों को पेश नहीं किया है। हमारी लगभग 4000 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है और उस पर बातचीत चल रही है, लेकिन हर साल कहीं ना कहीं किसी न किसी बहाने वो विस्तार की कोशिश करता है। हमने चीन की एक तरह से बातचीत को ध्यान में रखते हुए तिब्बत को मान्यता नहीं दी है एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, लेकिन इतिहास में उसकी जगह है
और संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी 1965 में आखिरी बार तिब्बत पर बहस करते हुए तिब्बत के सवाल पर चीन की निंदा की थी। हर साल मानवाधिकार आयोग में भी तिब्बत की तरफ से शिकायतों का एक प्रस्तुतिकरण होता है, लेकिन भारत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और चीन के दबाव में मौन रहता है, तटस्थ रहता है। भारत के कुछ नीति निर्माता कहते हैं कि इसे चीन कश्मीर के सवाल पर चुप रहेगा। ये तो बिल्कुल झूठ है, क्योंकि चीन ने न सिर्फ चुप्पी तोड़ी है, बल्कि कश्मीर का जो ऑक्युपाइड एरिया है, पाकिस्तान के कब्जे का एरिया है, वहां 5000 वर्ग किलोमीटर जमीन को 1962 में एक समझौते के बाद अपने हिस्से में ले लिया। चीन कैसे हटेगा? इस समय चीन और पाकिस्तान कश्मीर पर मिलकर काबिज हैं, इसलिए कश्मीर के लिए तिब्बत पर चुप्पी रखने का कोई तुक नहीं बनता है। जी जी, मैं एक चीज वैसे और समझना चाह रहा था। जो मेरे तिब्बत के कुछ मित्र हैं जिनसे मैं कई कार्यक्रम कर चुका हूं, और वो देखिए ऑफिशियली तो कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन तिब्बत के लोगों की जनसंख्या करीब 5-6-8 साल पहले 75-80 लाख थी। अब वो कह रहे हैं वो गिर के 55-60 लाख हो गए। ये लोग हिंदुस्तान से बाहर जा रहे हैं, और उसका मुख्य कारण वो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो उनको कोई कागज, भाई कोई इंडियन रेजिडेंट है नहीं, उनको जो कागज दिया जाता है उस कागज को हमारी बहुत सी एजेंसीज, बहुत से प्रशासन, बहुत सी पुलिस एक्नॉलेज ही नहीं करती है, और उनको यहां समस्याएं हैं। इसके बारे में भी आप लोग कुछ काम कर रहे हैं क्या? जी हाँ, एक काम तो हमारा ये है कि ये जो तिब्बती भाई बहन हर जाड़े में देश भर में फैल करके ऊनी वस्त्रों का व्यापार करते हैं, उसकी एक निश्चित जगह हर नगर पालिका तय कर दे, उसका किराया ले, उसमें बिजली, पानी, शौचालय का इंतजाम करे। नहीं तो स्थानीय पुलिस और गुंडे और असामाजिक तत्वों की मेहरबानी पर ही अपना बाजार चला पाते हैं। और ये काम अहमदाबाद से लेकर के इलाहाबाद और दिल्ली तक हुआ है। दूसरी तरफ भारत ने जब शरण दी तो कर्नाटक और हिमाचल से के बीच के कई राज्यों में, लगभग 9 राज्यों में तिब्बती लोगों की बस्तियां बसाई गई। उसमें महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश शामिल है। लेकिन ये जो पुरानी बस्ती बसी, उसमें आमदनी के लिए, जीविका के लिए प्रति परिवार 1 एकड़ जमीन दी गई। अब ये बात 1959-60 की है। 60 बरस बीत गए, परिवार बड़े हो गए, आजीविका का साधन सीमित रहा, तो उनकी आजीविका का जो सवाल है, इसके लिए वो देश विदेश में प्रवास कर रहे हैं। दूसरी बात जो आपने सर्टिफिकेट की कही, नागरिकता का जहां तक सवाल है, भारत में तिब्बती लोगों को एक प्रवासी की ही एक उसका प्रमाण पत्र दिया जाता है, नागरिकता का नहीं दिया जाता। और जैसा आपने ठीक कहा कि नागरिकता न होने के कारण संपत्ति खरीदने बेचने से लेकर के व्यवसाय स्थापित करने तक के लिए उनको कोई सुविधा क्या, कोई अधिकार नहीं मिलता है, और वो एक तरह से अस्थायी जीवन 60 साल से जी रहे हैं। जी जी, मैं एक चीज और अनवजब आपसे समझना चाह रहा था। अभी हाल के दिनों में थोड़ा अमेरिका, और वो उनके अपने कारण है, क्योंकि उनको चाइना से 2-2 हाथ करने हैं, तो वो तिब्बत को थोड़ा रिकॉग्नाइज करना शुरू किया, जो पहले बिल्कुल नहीं मानते थे। तो अगर उनके अपने राजनीतिक कारण है, तो हमारे भी तो राजनीतिक कारण है। हमें अभी भी नहीं समझ में आ रहा कि हम चीन के सामने तिब्बत को बिल्कुल ही भूल जाने जैसा नाटक करते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। पहले ये इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन की जिम्मेदारी थी कि वो तिब्बत के सवाल पर, चीन की हठधर्मिता पर दुनिया के सामने तिब्बत के साथ खड़ा हो, क्योंकि चीन और तिब्बत और ग्रेट ब्रिटेन ने 1914 में एक लंबी वार्ता शिमला में की थी, जिसमें तिब्बत और ब्रिटेन ने समझौते पर दस्तखत किया, चीन के प्रतिनिधि ने दस्तखत नहीं किया। लेकिन उस समझौते के कारण तिब्बत की स्वतंत्रता का एक प्रामाणिक आधार इंग्लैंड के सामने रहा है। इंग्लैंड ने चुप्पी साध ली। अब इंग्लैंड की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियां अमेरिका ने संभाली। अमेरिका ने पहले, जब वो चीन विरोधी था, कम्युनिस्ट विरोधी था, तब तिब्बत के सवाल पर एक समर्थन का माहौल था। लेकिन जब चीन और अमेरिका की दोस्ती हुई, तो कुछ समय के लिए अमेरिका ने चीन के लिए तिब्बत पर आंख मूंद ली थी। अब फिर से, जब से तिब्बत के संदर्भ में नई बातें सामने आ रही हैं, खासतौर पर तिब्बत के अंदर जो बगावत का माहौल है, 150 से ज्यादा तिब्बती लामा, भिक्षुणियों और नागरिकों ने आत्मदाह किया है। एक व्यक्ति के आत्मदाह से, एक भिक्षु के आत्मदाह से वियतनाम का सवाल सारी दुनिया की आंख में आ गया था।
आज 150 लोगों ने आत्मदाह किया है, तो दुनिया को तो जागना ही पड़ेगा। और दुनिया के अधिकांश बड़े देश इस पर चुप हैं, क्योंकि अधिकांश बड़े देश अपने पास पड़ोस के छोटे देशों के साथ अन्याय करते हैं। लेकिन दुनिया के अधिकांश छोटे देशों में तिब्बत का प्रबल समर्थन बढ़ा है। यूरोप की संसद ने दलाई लामा को संबोधन के लिए बुलाया। भारत की सरकार ने और भारत की संसद ने तो नहीं किया, लेकिन अमेरिका में भी उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान से विभूषित किया गया है। और अमेरिका ने तिब्बत के बारे में एक मॉनिटर कमेटी भी बना दी है। इस माने में अमेरिका आगे बढ़ा। हाँ, ये कहा जाता है, पिछले दिनों ये कहा गया कि देखिए अमेरिका तो कई हजार किलोमीटर दूर है, हम तिब्बत के सवाल पर अगर चीन से कोई टकराहट की रणनीति अपनाएंगे तो हमारे लिए कई मुश्किलें हो जाएंगी। उसमें इशारा होता है पाकिस्तान का, नेपाल का, श्रीलंका का। हम इस बात को समझते हैं, लेकिन आप बोले ना बोले तिब्बत पर चीन का कब्जा है, ये चीनी लोग तो खूब जानते हैं, अपने पाप को समझते हैं। दुनिया में किसी एक सवाल पर अगर चीन की आलोचना होती है छोटे से बड़े देशों में, तो वो यही पूछते हैं कि दलाई लामा के साथ तुम ये बर्ताव क्यों कर रहे हो, तिब्बत से अपनी सेना क्यों हटाओगे। असल में तो जो मौजूदा चीन है आनंदवर्धन जी, ये आज से 1949 में बहुत छोटा था। इसने पूर्वी तुर्किस्तान पर कब्जा किया, इसने इनर मंगोलिया पर कब्जा किया, इसने तिब्बत पर कब्जा किया, और इसका 2/3 हिस्सा तो कब्जे का है। अगर चीन दुनिया की सलाह से अपने मूल आकार में वापस चला जाए, विस्तारवाद की बीमारी से छुट्टी मिले इसको, जो माओ से तुंग के जमाने की एक बीमारी है, तो दुनिया में शांति होगी, एशिया में शांति होगी, तिब्बत की आज़ादी होगी। और भारत का जो खर्चा चीन के तिब्बत पर कब्जा करने के पहले कुछ 100 करोड़ रुपए का होता था, वो कई लाख करोड़ का हो गया। 1000 गुना हमारा खर्चा बढ़ गया। हमको वो पैसा अपने विकास के लिए, भूख से लड़ने के लिए, बीमारी से लड़ने के लिए, पढ़ाई के इंतजाम के लिए, और देश के अंदर जो विकास का अवरुद्ध एक प्रवाह है उसको ठीक करने के लिए मिल जाएगा। लेकिन हम इस सच को नहीं देख रहे हैं। चीन के सामने तिब्बत के बारे में न बोलने से तिब्बती सवाल को चीनी नहीं भूलते हैं। आप ये गलतफहमी में है कि चुप रहने से कोई सवाल सुलझ जाता है। छिपाने से बीमारी बढ़ती है आनंदवर्धन जी, खोलने से बीमारी का इलाज होगा। हम नहीं चाहते कि भारत चीन के साथ एक लंबे युद्ध में जाए, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते हैं कि किनारे किनारे से भारत की सरहद पर चीन का कब्जा बढ़ता जाए। इसका एक ही रास्ता है कि चीन वापस बीजिंग लौटे, लासा को आज़ाद करे, और न सिर्फ लासा को बल्कि उगोर को भी, जो पूर्वी तुर्किस्तान है, इनर मंगोलिया है, ये सब इनके कब्जे के इलाके हैं और इन सब जगहों पर मुक्ति के आंदोलन चल रहे हैं। फर्क यही है कि तिब्बती लोग बौद्ध होने के कारण, भारतीय विरासत के कारण शांतिपूर्ण, अहिंसा और आत्म पीड़ा के रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पूर्वी तुर्किस्तान के लोगों का तो इतना सीधा मुकाबला हो रहा है कि वहाँ मार्शल लॉ चल रहा है, वहाँ हवाई जहाज का आना जाना बंद है। कई लाख मुस्लिम चीनियों को कई बरस से टेंट में रखा जा रहा है, उनकी बस्तियां उजाड़ दी गई, उनके गांवों पर बमबारी की गई है। तो दुनिया तिब्बत के सवाल पर पूर्वी तुर्किस्तान से तुलना करती है। दुनिया दलाई लामा के शांति और संवाद के मार्ग को पसंद करती है। भारत को इसमें हाथ लगाना चाहिए, क्योंकि यही भारत और चीन की स्थायी मैत्री का राजमार्ग और जनपथ होगा। जी प्रोफेसर, बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। और मैं दर्शकों को भी बता दूं, मजबूत तिब्बत और मजबूत भारत की एक तरह से गारंटी है। जैसे आप बैंक में पैसा रख देते हैं कितना है, अगर तिब्बत मजबूत होगा तो भारत की बहुत सी सुरक्षा की समस्याएं अपने आप ही हल हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। अगले महीने के पहले रविवार को फिर से, और नव वर्ष की शुभकामनाएं आप सबको, और ईश्वर करे तिब्बत के लिए भी एक कोई नया सवेरा जरूर 2023 में हो। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद।